और इस वक्त की बड़ी खबर जशपुर से आ रही है, जहां पर सांसद गोमती साय के घर में हाथियों ने हमला कर दिया। जी हां, हाथियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जशपुर से बड़ी खबर, जहां पर हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। 20 हाथियों के दल ने सांसद निवास पर हमला किया। सांसद निवास में 2 हाथियों ने उत्पात मचाया। कैंपस में लगे पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया। पास में लगी धान की फसल को भी हाथियों ने जमकर नुकसान पहुंचाया। पास में लगी धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है, तो तब करा वन अमला मौके पर पहुंचा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको जशपुर से बता रहे हैं, जहां पर सांसद गोमती साय के घर में हाथियों ने हमला किया है। 20 हाथियों का दल सांसद निवास के सामने पहुंचा है। हालांकि सांसद निवास में 2 हाथी घुसने में कामयाब हो गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़े हैं। दीपक, सांसद गोमती साय के घर में हाथियों ने हमला किया, पूरी खबर बताएं। कमरुद्दीन, तपकरा थाना क्षेत्र के मुंडाडी गांव में सांसद गोमती साय का जो है निवास है, और उनके निवास के आसपास जंगलों में पिछले कई दिनों से 20 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। बीती रात को 20 हाथियों का दल सांसद गोमती साय के निवास के पास पहुंचा, जिसमें से 2 हाथी जो है उनकी बाउंड्री वाल में प्रवेश करके घर के पास पहुंच चुके थे ये 2 हाथी, और उन्होंने वहां पर जो है पेड़ों को नुकसान पहुंचाया, और गोमती साय के जो पीएसओ हैं उनके क्वार्टर को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। और जो है उसके बाद जो है हाथी वहीं गोमती साय के घर के पास स्थित खेतों में पहुंच गए, और खेतों में भी उन्होंने हाथियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरी घटना के दौरान जो है सांसद गोमती साय जो है वो घर पर नहीं थी। इस वक्त वो रायपुर में है, और अगर गोमती साय घर पर होती, उनके निवास पर होती, तो हम जो है वहां पर अधिकारी जो उनके हैं और उनके पीए हैं समेत उनके पीएसओ हैं, उनका भी जमावड़ा रहता, और इस दौरान जो है कई गाड़ियां भी वहां खड़ी होती जिसको हाथी नुकसान पहुंचा सकते थे, और यह नुकसान बड़ा हो सकता था। राहत की बात यह है कि सांसद गोमती साय उस वक्त घर पर नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। जी कमरुद्दीन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल तपकरा वन अमला मौके पर पहुंचा है, और अच्छी बात यह रही कि सांसद महोदया घर में मौजूद नहीं थी। बिलासपुर हाई कोर्ट अब जो हाथियों की मौत का मामला है वो यहां पहुंच चुका है। कोर्ट ने CSEB को अर्जेंट नोटिस जारी किया। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। IFS के रिटायर्ड अधिकारी ने ये याचिका दाखिल की है। 10 साल में करीब, आपको याद दिला दें कि 100 हाथियों और 300 इंसानों की मौत हुई है। 50% हाथियों की मौत बिजली के करंट लगने से हुई। याचिका में हाथियों और इंसानों को बचाने के उपायों की मांग की गई। तो बड़ा संवेदनशील ये मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। हालांकि कोर्ट ने CSEB को अर्जेंट नोटिस जारी किया है, और कोर्ट ने CSEB से इस नोटिस के बाद राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। IFS के रिटायर्ड अधिकारी ने यह याचिका लगाई है। और छत्तीसगढ़ में बस सेवा अब तक शुरू नहीं हो पाई है। राज्य सरकार ने बस संचालन की अनुमति 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन बस संचालक अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। ये लोग सरकार से 6 महीने का टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि 3 महीने से बस खड़ी है, ऐसे में बस को चलाने के लिए 30,000 से 60,000 खर्च करना पड़ेगा। यही नहीं, डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बस संचालक किराया बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने 2 महीने का टैक्स माफ किया है। अगर सरकार 6 महीने का टैक्स माफ करती है तो करीब 33 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होगा। यूनियन की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जब तक हमारी शासन हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करेगी, सहानुभूतिपूर्वक उसमें विचार नहीं करेगी, तब तक हम लोग बस नहीं चलाएंगे। ऑपरेटर्स को मैंने यही सुझाव दिया है कि जितना यथासंभव वो उपयुक्त आज के दिन बसें हैं उतने को संचालित करके इसको शुरू करें, और फिर आगे इस पे जो अन्य विषय हैं कि जी टैक्स का या उस पे उच्च स्तर पे माननीय मंत्री जी से भी वो मिलेंगे, और तब उस पे निर्णय लिया जा चुका है। राजनांदगांव में भी बस ऑपरेटर संघ से बस सेवा शुरू नहीं की है। इन लोगों ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर CM के नाम ज्ञापन सौंपा। जो हमने राज्य शासन और केंद्र शासन से दोनों से मांग रखी है, हमारी प्रमुख मांग है कि जो हमने लॉकडाउन किया है 3 महीने का हमारा टोटल किराया टैक्स माफ़ किया जाए। इसके अलावा 6 महीने का अतिरिक्त
टैक्स माफ़ किया जाए, क्योंकि हमारी जो मेन बस वालों की जो कमाई होती है, जो उनका सीज़न होता है वो मार्च, अप्रैल और मई होता है। वो तीनों सीज़न में हमारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई, तो जितने बस वाले हैं सबकी कमर टूट गई है, कोई किस्त नहीं पटा पा रहा है, कोई टैक्स नहीं पटा पा रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि बस आखिर सड़क पर कब दौड़ेगी, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर जो ऑपरेटर्स हैं वो अड़े हुए हैं, बस ऑपरेटर्स खास तौर से। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र साहू जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, बड़ा सवाल ये है कि जो बस सेवा है छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं शुरू हो पा रही है, और जो मांगे बस ऑपरेटर्स रख रहे हैं कि 6 महीने का टैक्स माफ किया जाए, क्या यही मूल शर्त है? अगर ये नहीं पूरा हुआ तो बस नहीं दौड़ेगी, और सरकार क्या कुछ विचार कर रही है? देखिए, बस जो मालिक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि 3.5 महीने हो चुके हैं, 3.5 महीने से बसें जो है खड़ी हुई हैं, और इन बसों को दोबारा चालू करने के लिए उस पर जो है एक बड़ा मेंटेनेंस खर्च होगा। 30,000 रुपये से 60,000 रुपये तक बसें रखी जो है ख़राब हो जाती हैं, उसके सीट जो है चूहे उतर जाते हैं। इस तरीके से तमाम दिक्कतें बसों में आती हैं, और इतनी लंबी अवधि तक बसें कभी खड़ी नहीं हुई है। अब चूंकि ये बसें इतने लंबे समय तक खड़ी थी, तो अब इनको दोबारा चालू करने में एक बार मेंटेनेंस चार्ज लगना है उनको। इसके अलावा अगर सरकार केवल 2 महीने का टैक्स माफ़ करती है, तो 1.5 महीने जो इन्होंने बस चलाया ही नहीं है उसका भी पैसा इनको भरना पड़ेगा। आने वाले समय में भी प्रॉपर जो है एक तरीके से इनको बसों में बैठने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण ऐसे ही लोग घरों से कम निकल रहे हैं, बहुत कम संख्या में लोग निकलेंगे। और अगर सभी बसों को शुरू करने के लिए सरकार कहती है, तो उन सभी बसों का टैक्स आगे भी उनको पे करना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर उनका कहना है कि बसों को वो धीरे धीरे करके सड़कों पर उतारेंगे, क्रमबद्ध तरीके से उतारा जाएगा, ताकि और जिन बसों को उतारेंगे सड़कों पर केवल उन्हीं बसों का टैक्स लिया जाए, बाकी बसों का टैक्स नहीं लिया जाए। क्योंकि लंबे समय से बसें चल नहीं रही है, इसके कारण से अपने एम्प्लॉइज़ को ये लगातार 3-3.5 महीनों से पैसा दे रहे हैं, आगे भी देना होगा, लेकिन आवक जो होगी वो बहुत कम होगी। यही वजह है कि सरकार से ये राहत देने की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर सरकार इनको 6 महीने का टैक्स माफ़ कर देती है तो थोड़ी राहत मिल जाएगी इनको, और उसके बाद ये बसों का संचालन सही तरीके से कर पाएंगे। हालांकि जिस तरीके से सरकार की ओर से 25 तारीख से बसों के संचालन का आदेश निकाला गया था, लेकिन अगर 25 तारीख से बसों का संचालन बस मालिक करते तो उनको इस पूरे महीने का टैक्स भी पे करना पड़ता। यही वजह है कि उन्होंने बस चलाने से इनकार कर दिया था। अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 1 तारीख से बसें वो चला सकते हैं, लेकिन अभी भी वो 6 महीने के जो है टैक्स माफी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि बसों के संचालन के लिए बस मालिक तैयार नहीं है। सरकार की ओर से अगर कोई पहल होती है, आगे कुछ निर्णय होता है, बिल्कुल राघवेंद्र, तो बस मालिक जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि एक बात तो है राघवेंद्र की जो सरकार है उसने 2 महीने का टैक्स जरूर माफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र साहू जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। खबर कवर्धा से, जहां कुएं में डूबने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नानी और पोती नहाने गए थे, इस दौरान दोनों डूब गए। घटना कुकदूर थाना इलाके के भेड़ागढ़ गांव की है। 2 साल पहले रोजगार गारंटी योजना के तहत कुआं खोदा गया था, लेकिन काम अधूरा था। बारिश में पानी भरने के बाद ये छोटे डबरी की तरह हो गया था। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान पहले बच्ची डूबी, बचाने गई बुजुर्ग नानी भी डूब गई। खबर महासमुंद से, जहां शराब तस्करी करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। एक फरार बताया जा रहा है। आरोपी से 2 लग्जरी वाहन में 102 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। जब्त शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। NH 353 में बेड़ सोंडा रेलवे क्रॉसिंग के पास ये आरोपी पकड़े गए। भिलाई का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी जयंत बंजारे। फरार आरोपी आशिफ खान की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। MP ब्रांड की गोवा शराब लेकर ये लोग महासमुंद आ रहे थे। कोतवाली पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, एक फरार है। SP प्रफुल्ल ठाकुर ने मामले का खुलासा किया है। और जगदलपुर में माओवादियों के खिलाफ पिछले 2 साल से चल रहे ऑपरेशन का असर अब दिखने लगा। माओवादियों का रेड कॉरिडोर अब धीरे धीरे सिमटने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक माओवादियों की ताकत पहले से काफी घटी है।
सुरक्षा बलों के मुताबिक माओवादी अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए केरल, असम और नागालैंड जैसे राज्यों में गढ़ बनाने की जुगत लगा रहे हैं। बस्तर रेंज के आईजी का कहना है कि बीते 2 साल में सुरक्षा बलों की कार्रवाई की वजह से माओवादी 14 में से केवल 8 जिलों में सिमट गए। इन 8 जिलों में भी इनकी गतिविधि काफी कम हुई। तुलना में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों का संख्या है कम होते गई, राष्ट्रीय स्तर में भी और छत्तीसगढ़ राज्य स्तर में भी। पहले छत्तीसगढ़ में 18 जिला नक्सल प्रभावित जिला की गिनती में आया है। अभी विगत 2 वर्ष के पहले जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूची जारी किया, इसमें 14 जिला को नक्सल प्रभावित जिला की आंकड़े में शामिल की गए थे। उनमें से सिर्फ 8 जिला है, बस्तर संभाग के 7 जिला और राजनांदगांव का 8 जिला नक्सल अधिसंवेदनशील जिला के गिनती में आते हैं और बाकी जो 6 जिला है सामान्य रूप से नक्सल प्रभावित जिला की गिनती में आते हैं। इस प्रकार की जो परिस्थिति अभी नक्सल गतिविधि में कमी होने कारण से, नक्सल अपराध में कमी होने कारण से जो नक्सल प्रभावित जिला का आंकड़ा कम होते जा रहा है। इधर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीएम ने बड़ी राहत दी। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में संग्राहकों को नकद भुगतान किया जाएगा। सीएम ने कैश भुगतान को मंजूरी दे दी है। कवासी लखमा ने इसके लिए बड़ी कोशिश की थी। उन्होंने इस बाबत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खत भी लिखा था। खबर बीजापुर से, जहां कल बड़ी संख्या में आदिवासी 5 मांगों को लेकर सड़क पर उतर गए। 18 पंचायतों से 50 गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ये लोग तेंदुपत्ता संग्रहण की नकद राशि के अलावा अस्पताल बनाने और छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कलेक्टर ने विधायक और 40 सदस्यों की प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की और मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। तब जाकर ग्रामीण आदिवासियों ने आंदोलन खत्म किया। तो बड़ी खबर, क्योंकि आपको बता दें तेंदुपत्ता संग्राहक इसके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे थे और हालांकि बाद में कलेक्टर ने विधायक और 40 सदस्यों की प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की और मांग को पूरा करने का भरोसा दिया। तब जाकर ग्रामीण आदिवासियों ने आंदोलन खत्म किया और 5 मांगों को लेकर ये लोग सड़क पर किस तरीके से उतरे थे, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। सर, हम लोग जो कि पत्ता तोड़ाई की पैसा हमको खाता में नहीं चाहिए करके हम लोग ये मांग खिलाए थे। हमको जो पत्ता तोड़ाई पैसा है ये हमको नगद चाहिए करके ये मांग खिलाए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात किया और ग्रामीणों की मांग पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, कवासी लखमा जी और वन मंत्री ने सहमति देते हुए तत्काल ये आदेश जारी किया है कि ऐसे गाँव जहाँ पर बैंक नहीं है और जहाँ पर किसी भी गाँव में खाता रजिस्टर नहीं है, तो उन सभी गाँवों में कैश पेमेंट नगद भुगतान की बात पर सहमति बनी है और 2 दिन के अंदर में नगद भुगतान तेंदुपत्ता का किया जाएगा। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल ने नया कीर्तिमान रच दिया। यहां पर 3 लोडेड मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर चलाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भारतीय रेलवे में पहली बार लोडेड ट्रिपल लॉन्ग हाल ट्रेन चलाई गई। 15,000 टन से ज्यादा क्लिंकर से लोडेड 174 वैगनों को जोड़कर लॉन्ग हाल रैक बनाया। बिलासपुर मंडल के लजकुरा से चक्रधरपुर तक पहली ट्रिपल लॉन्ग हाल रैक चली। इसे सुपर एनोकोंडा नाम दिया गया। बात दुर्ग की, जहां जोरदार बारिश की वजह से निचली बस्तियों में पानी भर गया। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। जून महीने में तेज बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से एक और राहत मिली, तो दूसरी तरफ निचले इलाके के लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई। शिवनाथ नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। गिर जावे ना, वो देखो नहीं किया हूँ ना यार, कार वाला वीडियो कहाँ किया हूँ? एकदम वो हाथ में होती। तो सिर्फ दुर्ग ही नहीं बल्कि ये धमतरी में भी जोरदार बारिश हुई है। यहाँ भी हालात बुरे हैं। यहाँ एनएच पर घुटने पर भी पानी लग गया है। वहीं सड़क और गलियाँ नहर जैसी लग रही हैं। बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में मौसम विभाग ने सतर्कता के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कई इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश होने की बात कही। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, वहीं 1-2 स्थानों पर बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में फिलहाल कोई खास बदलाव नहीं आएगा। तीन चार सिस्टम मुख्य रूप से सक्रिय हैं। एक ईस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, दूसरा सर्कुलेशन मराठवाड़ा के ऊपर में है। कल की बात करें तो कल भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। साथ ही चेतावनी में यही है कि थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आकाशीय बिजली है वो काफी खतरनाक है। राजधानी रायपुर के नए एसपी अजय यादव ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। एसएसपी आरिफ शेख के अलावा दूसरे पुलिसकर्मियों ने नए एसपी का स्वागत किया। वहीं पिपिंग सेरेमनी पर सीएसपी सुनील शर्मा और अभिषेक माहेश्वरी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का बैच पहनाया गया। नए एसएसपी अजय यादव ने कहा कि उनका जोर बेसिक पुलिसिंग पर रहेगा। काफ़ी एक्टिव रह करके काम करती रही है उनके टेन्योर में, और उसी प्रकार से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे भी काम हम लोग करते रहेंगे। जनता के साथ जुड़ करके काम कर सके, बेसिक पुलिसिंग पे फोकस दे करके काम कर सके, यही प्रयास रहेगा। आज जस्ट ज्वाइन किया है, बाकी जैसे जिले में अधिकारियों के साथ जिले के बारे में जानकारी मिलेगी, वैसा हम फिर आने वाले समय में सरकार के निर्देशानुसार और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तथा अपने जूनियर ऑफिसर्स को साथ लेकर के अच्छे से काम करेंगे। मेनली ये जनता काम का केंद्र बिंदु है, और पुलिस कभी भी जनता से अलग होकर के काम नहीं कर सकती। प्लस पुलिस एक टीम की तरह होती है, एक अच्छी टीम यहाँ की काम कर रही है। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भी हम उसी प्रकार से गतिशीलता को बनाते हुए काम करेंगे। बात बालोद की, जहां बघमरा से जगन्नाथपुर तक मुख्य मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लेकिन प्रशासन सड़क को बनाने पर ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस सड़क से 12 से ज़्यादा गांव जुड़ते हैं। गांव के लोगों ने कई बार सड़क को बनाने की मांग की, लेकिन उनकी मांग को अब तक पूरा नहीं किया गया। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।